हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक का नाम होगा ओशियन करंट। देखिए, अर्थ का सरफेस लगभग 71% ओशियन के अंडर देखने को मिलता है। बट उस 71% सरफेस में इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि वो स्टेशनरी नहीं है, इट इज मूवेबल। मतलब ये जो आपके वाटर है ये मूव करता है। अब मूव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करता है, टाइड्स की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में और इवन ओशियन करंट्स की फॉर्म में। सो आइडियली यहां हमारा टारगेट जो है मूवमेंट ऑफ ओशियन के अंदर ओशियन करंट को अंडरस्टैंड करना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ओशियन करंट। हम ओशियन करंट के बारे में यहां अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ओशियन करंट वर्क्स। तो उसके लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ओशियन करंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, ओशियन करंट की जब बात करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर का इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपका वाटर जो है वो एक स्ट्रीम की फॉर्म में, एक रिवर की फॉर्म में ओशियन के सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, वो आपका ओशियन करंट है। लेकिन इसका मतलब ये इमेजिनेशन से आप नहीं समझोगे कि ओशियन करंट सिर्फ सरफेस पे मूव करते हैं। इमेजिन ये नहीं करना है। सरफेस पे इसलिए बोला मैंने ताकि आप उसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। बट ओशियन करंट सरफेस पे भी होते हैं और ओशियन करंट अंडर द डेप्थ भी देखने को मिलते हैं। डीप इनसाइड द सरफेस भी ओशियन करंट मूव करते हैं। तो एक कॉन्टिन्यूअस जनरल मूवमेंट यहां पे नजर आएगा स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। उसी को हम क्या बोलेंगे? ओशियन करंट बोलेंगे, राइट? अब सवाल ये है कि सर, ये जो रिवर लाइक रनिंग वाटर है, ये रिवर लाइक रनिंग वाटर है, ये एक्चुअली मूव कहां से आती है, एनर्जी कहां से आती है इसके मोशन के लिए? क्योंकि आप भी एग्री करोगे सर, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। जब भी कोई चीज मूव कर रही है इसका मतलब उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है। तो सवाल यहां पे यही है कि ये काइनेटिक एनर्जी उसके पास आती कहां से है, काइनेटिक एनर्जी वहां पे पहुंचती कैसे है, और अल्टीमेट सोर्स क्या है इसका? तो देखिए, मल्टीपल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू काइनेटिक एनर्जी आती है। एक तो विंड सोर्स होता है। यू नो वेरी वेल कि आपका वास्ट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है। जब विंड उस सरफेस के ऊपर से मूव करती है तो वो फ्रिक्शन शो करती है। और फ्रिक्शन जब शो होता है तो फ्रिक्शन के साथ में ही मूवमेंट यहां पे नजर आता है। फ्रिक्शन के साथ मूवमेंट नजर आता है। तो ये हमारे पास एक तो हो गया विंड। जब विंड ब्लो करती है सरफेस पे तो फ्रिक्शन क्रिएट करती है और आपका वाटर जो है मूव करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर डेंसिटी। देखिए, वाटर की डेंसिटी में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। कुछ वाटर ऐसा होता है जो हाईली सलाइन होता है, कुछ वाटर ऐसा होता है जो आपका क्या होता है, काफी वार्म होता है। तो ये सैलिनिटी के बीच में डिफरेंस, टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस, ये जो डिफरेंसेस हैं इनकी वजह से भी आपका ओशियन करंट जो है वो मूव करते हुए नजर आते हैं, राइट? क्योंकि आपको भी पता है, जब आपका जो वार्म करंट होता है या वार्म वाटर होता है, वार्म वाटर लाइट होता है, वो ऊपर राइज करता है। कोल्ड वाटर हैवी होता है, वो नीचे जाने की कोशिश करता है। दूसरा, जो आपके पोलर एरियाज हैं वो कोल्ड हैं तो वहां वाटर सिंक करता है। जो इक्वेटर वाला एरिया, वहां वाटर राइज करता है। और ये सर्कुलेशन जो है आपका, वो ऐसे ही नजर आता है जैसे आपकी हेडली सेल, फेरल सेल या पोलर सेल जैसे नजर आ रही है, वैसे ही आपका करंट भी यहां नजर आता है, राइट? तो इसकी वजह से मूवमेंट हो सकता है। या फिर जब टाइडल मूवमेंट होता है, जब आपका सन और मून का ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, जब सन और मून का ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा होता है तो टाइड्स बनते हैं। टाइड से एटलीस्ट कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर मूव करता है और वो वॉल्यूम ऑफ वाटर ही कंसीडर किया जाता है जिससे हमें मोशन नजर आता है, राइट? तो आप यहां पे देखोगे तो आपको ये पता लगेगा, जब ओशियन करंट मूव करता है, जब ओशियन करंट आपका मूव करता है तो ये पोल पे जाके देखो सिंक डाउन कर रहा है और अपर सरफेस पे ये आपका वार्म की फॉर्म में मूव कर रहा है। तो आइडियली जब ये पोल पे जाता है तो ये कूल हो जाता है, तो कूल है तो सिंक डाउन करता है, अदरवाइज वो इक्वेटर पे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होता। तो ये हमारे पास सिंकिंग एंड राइजिंग ऑफ ओशियन करंट ऑब्जर्व होता है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि सर, व्हाट आर द फैक्टर्स which are responsible for ocean current? तो वैसे तो मैं बता चुका हूं कि एनर्जी आती कहां से है। लेट अस सी कि क्या क्या फैक्टर हैं, क्योंकि उन फैक्टर्स की डिस्कशन से हमें ये भी पता लगता है कि ओशियन करंट का कैरेक्टर किस तरीके से चेंज होता है। तो देखिए, हम दो कैटेगरी में फैक्टर्स को रखते हैं। एक होते हैं प्राइमरी फैक्टर जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, एक होते हैं आपके सेकेंडरी फैक्टर की जो इनडायरेक्टली सरफेस करंट को या डीप ओशन करंट को इंपैक्ट करेंगे। तो डायरेक्टली प्राइमरी फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला फैक्टर आता है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी।
ठीक है, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से जो हीटिंग हो रही है वो आपका एक प्राइमरी फैक्टर बन जाता है। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी बिकम्स द प्राइमरी फैक्टर। तो प्राइमरी फैक्टर यहां पे क्या होगा, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। कि जैसे सोलर एनर्जी जब सरफेस पे गिरती है तो वाटर एक्सपेंड करता है, क्योंकि हीटअप होता है तो वाटर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अब वाटर जब एक्सपेंड करेगा तो नियर इक्वेटर वाटर पे क्या होगा सर, वाटर का लेवल जो है वो हाई होगा, 8 सेंटीमीटर इवन हायर होता है मिडिल लैटिट्यूड से। तो आप यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगी कि लेट्स से ये एक मेरे पास बर्तन है जिसमें इधर का वाटर लेवल काफी हाई है और उधर का वाटर लेवल काफी नीचे है। तो अगर ऐसा है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दिस वाटर विल ट्राई टू सेटल डाउन और विल ट्राई टू गो ऑन दैट साइड ताकि वाटर का लेवल मेंटेन हो सके? बिल्कुल होता है। तो यही चीज आपके इक्वेटर पे भी इंप्लीमेंट होती है। इक्वेटर वाले पार्ट के ऊपर हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे सनलाइट गिरती है, थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। सनलाइट गिरती है और थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। जब सनलाइट गिरती है और थर्मल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है तो आइडियली उससे क्या आउटकम देखने को मिलेगी सर, इक्वेटर पे वाटर लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इक्वेटर पे वाटर लेवल राइज होगा और आपके पोलर एरिया की तरफ वाटर का लेवल जो है कम है तो आइडियली वाटर वहां तक मूव करेगा ताकि इसको बैलेंस बनाया जा सके। और ये जो ग्रेडियंट है जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां पे मूव करता है। दूसरा विंड है, यू नो, वेस्टर्लीज विंड, ईस्टर्लीज विंड, ट्रेड विंड्स। ये जो विंड्स हैं ये फ्रिक्शन के थ्रू वाटर को फोर्स करती हैं कि वाटर वहां पे आपका मूव करे। एंड देन इट कम्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे, कि सर जब डेंसिटी में डिफरेंस आता है कि कुछ हैवी वाटर है कुछ लाइटर वाटर है तो आइडियली उससे आपका हैवियर वाटर विल ट्राई टू सिंक डाउन, लाइटर विल गो ऑन द अपर साइड और यहाँ पे भी आपकी ग्रेविटी से चेंज देखने को मिलता है। देन इट कम टू द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है सर, अर्थ के रोटेशन की वजह से, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो रोटेशन की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड आपका कोरियोलिस फोर्स इंप्लीमेंट होता है। वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जैसे विंड की डायरेक्शन चेंज होती है वैसे ही। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा ओशियन करंट जो है वो हमें मूव करता नजर आता है ओशियन सरफेस के ऊपर। तो इन्फ्लुएंस ऑफ विंड के अंदर एक्चुअली क्या होता है, देखिए आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे आपके ट्रॉपिकल एरिया में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये हमारी ट्रेड विंड्स नजर आती हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हमें नजर आती हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, इन विंड्स के मूवमेंट की वजह से, इन विंड्स के मूवमेंट की वजह से हमें ये पता लगता है कि आपका ईस्टर्न कोस्ट से वाटर वेस्टर्न कोस्ट पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। जब ईस्ट से वाटर वेस्ट पे जाके एक्यूमुलेट होता है तो मुझे ये पता लगता है कि वेस्टर्न लेवल पे वाटर का हाई लेवल होता है वेस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे लोअर लेवल है। तो वापस से वाटर उसको कंपनसेट करने के लिए भी मूव कर रहा होता है। तो आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं वो सरफेस पे इक्वेटर से ट्रॉपिक तक मूव करती हैं। फ्रिक्शन विंड और वाटर के बीच में देखने को मिलता है। इस फ्रिक्शन की वजह से ओशियन का वाटर जो है वो पुश होता है और ओशियन का वाटर मूव करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज ओरिजिन ऑफ करंट। अब क्या होगा, जब ये करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, लेटस से यहाँ पे अफ्रीका का कोस्ट आ जाए, ठीक है ना, तो अफ्रीका के कोस्ट से टकराएगा तो ऑब्वियसली इसका अपवर्ड मूवमेंट होगा। अफ्रीका के कोस्ट से जब ये वाटर टकराएगा तो इसका अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो कोस्ट लाइन जो है वो भी हमारी बाउंड्री को चेंज कर देती है। कोस्ट लाइन जो है वो भी हमारी बाउंड्री को चेंज कर देती है। तो कोस्ट लाइन हमारी बाउंड्री को चेंज करती है। ओशन का मूवमेंट यहाँ पे भी हमें नजर आता है, राइट। तो इन्फ्लुएंस ऑफ विंड में वेस्टर्लीज भी इन्फ्लुएंस डालती होंगी, बिल्कुल डालती हैं। वेस्टर्लीज की तो इवन सदर्न हेमिस्फीयर में तो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, जिनके सेपरेट नाम होते हैं रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, स्क्रीमिंग 60s, राइट। 40, 50 और 60 जो है हमारे पास अलग अलग नाम होते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग अगर वेस्टर्लीज चलेंगी तो ओशियन करंट के ऊपर तो इन्फ्लुएंस नेचुरली हमें देखने को मिलेगा। ऐसा ही इंडियन ओशियन के अंदर भी हमारी मॉनसून विंड प्रिवेल करती है। वो मॉनसून विंड भी टाइम के साथ चेंज होती है, ओशियन करंट को चेंज करती है। अदर फैक्टर में ग्रेविटी आती है, क्योंकि हैवी वाटर आपका पुल डाउन होगा और लाइटर वाटर जो है ऊपर जाएगा। कोरियोलिस फोर्स जो है क्योंकि अर्थ के घूमने से वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइटवर्ड होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्टवर्ड इनेक्ट करेगा, राइट। अब सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि सर सेकेंडरी फोर्सेस कौन से? तो देखिए सेकेंडरी फोर्सेस का मतलब है जैसे ग्रेविटी काम तो कर रही है लेकिन हैवी और लाइट वाटर पे। अब ये वाटर हैवी और लाइट हुए कैसे सर? सैलिनिटी की वजह से।
जिस वाटर की सैलिनिटी ज्यादा होती है वो वाटर हैवी होता है, डेंस होता है, डेंस होता है वो वाटर सिंक डाउन करेगा। जिस वाटर की सैलिनिटी कम है वो लाइट होता है, वो अपर पार्ट पे देखने को मिलेगा। तो आइडियली जो ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा था वो डेंसिटी के हिसाब से कर रहा था और वो हाई सैलिनिटी से कोरिलेट करता है, और डेंसर वाटर फिर अपने आप ही सिंक करना स्टार्ट करेगा। जो कोल्ड वाटर है वो भी डेंस होता है, वो भी सिंक करेगा। तो पोल की तरफ जब वाटर जाता है तो कूल होता है, और कूल होता है तो सिंक करने की कोशिश करता है। आपके इक्वेटर की तरफ लाइटर वाटर होता है, वार्म वाटर है, और वार्म वाटर जो है आपका वो सरफेस के ऊपर आने की कोशिश करता है। दैट सीक्वेंस इज ऑब्जर्व्ड आइडियली ओवर द सरफेस। ये सीक्वेंस जो है हमें सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व होती है, राइट। अब हम बात कर सकते हैं ओशियन के करंट के टाइप्स की। तो ओशियन करंट के टाइप को अगर हम देखेंगे तो पहली टाइप तो हम बेस ऑन डेप्थ क्लासिफाई कर सकते हैं। डेप्थ के बेसिस पे सरफेस करंट होता है और डीप ओशन करंट होते हैं। मतलब जो करंट ओशन के सरफेस पे मूव कर रहा है सर वो सरफेस करंट है, अगर कोई सिंक करके नीचे से मूव करके जा रहा है तो वो डीप ओशन करंट है। आपको पता होना चाहिए जो सरफेस करंट है वो ओवरऑल वॉल्यूम का सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करता है। 90% जो वॉल्यूम आपकी कंट्रीब्यूट होती है वो कहां से कंट्रीब्यूट होती है, आपके डीप वाटर करंट से। 90% वॉल्यूम जो है आपकी वो डीप वाटर करंट से ही कंट्रीब्यूट होती है, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सरफेस पे तो मोस्टली विंड के फ्रिक्शन की वजह से ही मूवमेंट होता है, और ये सरफेस पे जो मूवमेंट है वो फ्रिक्शन कितनी डेप्थ तक हो पाएगा, ज्यादा डेप्थ तक तो हो नहीं पाएगा। दैट इज द सीक्वेंस जो हमें यहाँ नजर आती है, ठीक है। सो दैट इज आइडियली विच वी फाउंड हियर। ऐसे बेस्ड ऑन टेम्परेचर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन टेम्परेचर जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास कोल्ड करंट होता है और वार्म करंट होता है। कोल्ड करंट की जब बात करते हैं तो हाई लैटिट्यूड से कोई करंट आ रहा है लो लैटिट्यूड की तरफ, इसका लॉजिक समझो। भाई देखो पोलर एरिया कूल होते हैं, तो अगर वहां से कोई करंट आ रहा है इक्वेटर की तरफ तो वो कूल ही होगा ना। अब पोलर एरिया का मतलब हाई लैटिट्यूड से ही ले लो आप, 40 से 30 पे भी जो करंट आएगा वो कूल होगा, 30 से 0 पे जो करंट आएगा वो भी कूल होगा। हाई लैटिट्यूड से लो की तरफ जो भी करंट आएगा वो कूल ही होगा, और जो करंट लो से हाई लैटिट्यूड पे जाएगा वो वार्म हो जाएगा। तो इसलिए ओशन करंट को हम टेम्परेचर के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं। वेस्ट कोस्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें ऑब्जर्व हो सकता है, तो आपका हाई लैटिट्यूड टू लो है तो वो कोल्ड है, और लो टू हाई है तो वो करंट आपका वार्म करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो देखो जैसे ये गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम यहां से उधर की तरफ जा रहा है, तो आइडियली ये लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, वार्म करंट होगा। लेकिन यहां पे देखो कैलिफोर्निया करंट है जो यहां से इधर की तरफ आ रहा है, तो ये हाई लैटिट्यूड से लो की तरफ आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका कोल्ड करंट होगा। देखो नॉर्थ पैसिफिक ही है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक जाता है अलास्का की तरफ, क्योंकि अलास्का पे जा रहा है वो लो लैटिट्यूड से हाई की तरफ गया है तो वो वार्म है। लेकिन जब आपका इधर की तरफ आ रहा है कैलिफोर्निया की तरफ वो कोल्ड करंट कहलाता है। तो ये कोल्ड और वार्म जो करंट है वो रिलेटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी ओशन सरफेस पे देखोगे, देखो जैसे ये रेड मार्क से ये वार्म करंट है, यहां से जो करंट आ रहा है लेब्राडोर है, आपका ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट है, ये क्या है आपके कोल्ड करंट है, राइट। तो अटलांटिक ओशन के कोल्ड और वार्म करंट अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये जो आपके करंट हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन करंट और आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये हैं आपके वार्म करंट की कैटेगरी। कोल्ड करंट में कैनरी है, लेब्राडोर है, फॉकलैंड है, बेंगुएला है, वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट है, ये आपके कोल्ड करंट की कैटेगरी। आप सोचेंगे सर ये नाम कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है, यहाँ नाम को तो याद करना। मैं पहले आपको पैटर्न समझा देता हूं, एक ओशन का पैटर्न अगर आप समझ गए तो बाकी का अपने आप समझ जाओगे। देखो ट्रेड विंड चलती है, मैं पैसिफिक का समझा देता हूं। ट्रेड विंड चलती है, ट्रेड विंड नॉर्थ में भी है साउथ में भी है, इसलिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी चल रहा है और साउथ इक्वेटोरियल करंट भी। तो अगर इधर की तरफ बहुत सारा वाटर इकट्ठा होगा तो लेवल को मेंटेन करने के लिए थोड़ा करंट वापस भी आएगा, जिसको कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोलते हैं। उस लेवल को मैनेज करने के लिए आया, इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहलाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है इधर की तरफ, जब आपके कोस्टल एरिया से स्ट्राइक करेगा तो ऊपर जाएगा और वेस्टर्लीज के टच में जाके इधर जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये इधर जाता है जापान कुरोशियो करंट कहलाता है, और फिर वापस से आपका नॉर्दर्न पैसिफिक करंट नीचे आ जाता है। जब यहाँ स्ट्राइक करता है तो यहाँ बहुत सारे आइलैंड है, कुछ करंट इधर चला जाता है, कुछ यहाँ आता है। ये कैलिफोर्निया है और ये आपका अलास्का है। अब सेम सिनेरियो यहाँ इंप्लीमेंट करो, नॉर्थ करंट यहाँ गल्फ के अंदर गया, गल्फ स्ट्रीम इधर की तरफ गया, तो आपका क्या हो गया, ये नॉर्वियन करंट हुआ, इधर से आपका ग्रीनलैंड और लेब्राडोर करंट आ जाता है। जैसे ये बाइफरगेट हुआ था वैसे ये भी बाइफरगेट होता है, यहाँ कैनरी करंट बनता है। तो पैटर्न सबका सेम होता है, ऑलमोस्ट एक सर्कुलेटरी मोशन देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ एक सर्कुलेटरी मोशन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और इंडियन ओशन क्योंकि आपका क्या है
सिर्फ और सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में तो वो एक ही सरफेस पे सर्कुलेशन बन पाते हैं। तो पैसिफिक के अंदर कौन से करंट होंगे सर? पैसिफिक में नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल। काउंटर करंट तो हर जगह होता है। क्रोशियो करंट ये भी वार्म है, एल्निनो करंट ये भी वार्म है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे है वो भी वार्म है। कोल्ड करंट की लिस्ट है ओशियो, कैलिफोर्निया, पेरू एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये कोल्ड करंट है। तो ये कोल्ड एंड वार्म करंट का सीक्वेंस हमें पैसिफिक में नजर आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन ओशन की जब हम बात करते हैं तो इंडियन ओशन बीइंग ओनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें ज्यादा करंट हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका साउथ इक्वेटोरियल है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल है। इधर की तरफ नीचे जाता है एगुलास और मोजाम्बिक करंट आते हैं, वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट आती है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास करंट की सीक्वेंस इंडियन ओशन में आती है। अब ये जो सर्कुलेशंस बन रहे हैं ना आपके, जैसे यहाँ पे एक सर्कुलेशन बन गया है, वैसे पैसिफिक में बन गया है। तो ये जो सर्कुलेशंस बनते हैं नॉर्थन पैसिफिक में, सदर्न पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, अटलांटिक के नॉर्थ और साउथ में, इनको हम जायर्स बोलते हैं, रोटेटिंग ओशियन करंट। तो वर्ल्ड में 5 जायर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 इसलिए पेयर में 6 होने चाहिए थे, लेकिन इंडियन ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। अब ये जो पैसिफिक का जायर बनता है, ये काफी बड़ा जायर बनता है और इसके अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट और आपके वेस्ट मटेरियल हैं, इसलिए इसको आपका लार्जेस्ट गार्बेज पैच भी बोलते हैं। गार्बेज पैच, बहुत बड़ा गार्बेज पैच जो है वो आपको यहाँ पे नजर आता है, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका अटलांटिक ओशन है उसके अंदर जो आपका जायर बन रहा है, उसके अंदर कुछ एरिया वाटर इंटरमिक्स नहीं हो पाएगा सराउंडिंग से। तो ये एक्चुअली सरगासो सी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सी का मतलब ही होता है कि वाटर बॉडी से वाटर मिक्स नहीं हो रहा, तो यहां भी नहीं हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ सी विदाउट बाउंड्री, ठीक है, इट्स अ सी विदाउट बाउंड्री। ये एक सी है जो कि बिना बाउंड्री के हमें नजर आ रहा है, तो इसको हम सरगासो सी के नाम से जानते हैं, राइट। इट विल बी नेम्ड एज सरगासो सी। फाइन, सिंपल है। अब सवाल ये है हमारे पास कि सर ये जो ओशियन करंट्स हैं इनके सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो देखो, एक तो टेम्परेचर कंडीशंस को रेगुलेट करते हैं। सर आपकी कोस्टल एरिया में पेरू करंट है, सर कोल्ड है, डेजर्टिक कंडीशन क्रिएट करेगा। सर वार्म है तो मॉइस्चर क्रिएट करेगा। अगर वो वार्म है तो वो रेनफॉल करेगा, क्योंकि वार्म करंट इवेपोरेट करता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है, और क्लाउड फॉर्मेशन से हमारे पास क्या होता है, रेनफॉल देखने को मिलती है। तो रेनफॉल, कोल्ड करंट डेजर्ट क्रिएट करता है, और वार्म करंट, जैसे कालाहारी डेजर्ट है कोल्ड करंट की वजह से, और वार्म करंट हो तो वो हैवी रेनफॉल एग्जीक्यूट करता है। फोग फॉर्मेशन भी नजर आती है, जहां कोल्ड और वार्म करंट मीट करते हैं वहां फोग बनती है, तो नेविगेशन को हार्म करता है। फिशिंग में एड करता है, क्योंकि कोल्ड वार्म करंट मीट करते हैं तो अच्छा फिशिंग ग्राउंड भी क्रिएट हो जाता है, जैसे ग्रांड बैंक है। ट्रेड एंड कॉमर्स में भी करंट काम आते हैं, क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रीम होती है तो ट्रेड एंड कॉमर्स इजिली हो जाता है, और कई बार वार्म करंट वायलेंट स्टॉर्म्स भी क्रिएट कर देते हैं। तो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस करंट्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है। अब ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। Which of the following are the cold current? Labrador current, Ovoshio current, Benguela current and Alaska. ऑप्शन 1 है 1 2 4, ऑप्शन 2 है 1 2 3, ऑप्शन 3 है 2 3 4, ऑप्शन 4 है 1 3 4। आपको बताना है इनमें से कौन सी लिस्ट जो है कोल्ड करंट की है। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर।